हेलो एवरीवन। बेटा आज एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और वो ये चैप्टर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ऑलराइट, तो ये जो चैप्टर आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है ये एक्चुअली में 2 पार्ट का चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि ये एक ही चैप्टर में है, बॉडी फ्लूइड एक अलग चैप्टर होता है और सर्कुलेशन एक अलग चैप्टर है। ठीक है, लेकिन हम दोनों को एक ही चैप्टर में यहाँ पे पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी में। सबसे पहले हम किस चीज को डिस्कस करते हैं कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बॉडी फ्लूइड होता है ये कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में हर एक सेल्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में कैसे ट्रैवल करता है, उसके लिए सर्कुलेटरी पाथवे होता है। तो पहले हम बॉडी फ्लूइड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद इसके सर्कुलेटरी पाथ मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। आज इस लेक्चर में हम बॉडी फ्लूइड के एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को पढ़ेंगे, प्लाज्मा को। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि अभी हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल इंट्रोडक्शन कि बॉडी फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, अगर मैं बॉडी फ्लूइड की बात करूं तो हमारे पास बॉडी फ्लूइड में क्या चीज है, एक ब्लड है और लिम्फ है। ब्लड और लिम्फ को दोनों को वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड पार्ट जो होता है, ये ब्लड पार्ट जो है इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड पार्ट को क्यों बोलते हैं यहाँ पे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि जो ब्लड के कंपोनेंट्स है इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे ब्लड के कोई भी कंपोनेंट जो है ये सेल डिवीजन नहीं करता है। ठीक है, ये कोई भी मैट्रिक्स और फाइबर सिक्रीट नहीं करते। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सिक्रीशन ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर्स, दे डू नॉट हैव एनी फाइबर्स। तो इसकी वजह से क्या है, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। अब जब हम ब्लड की बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे तो वहां पे 2 पार्ट में हम इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है और रिमेनिंग 45 जो होते हैं वो ब्लड के कॉर्पसेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड की स्टडी को बेटा हिमाटोलॉजी बोलते हैं और जो फादर ऑफ हिमाटोलॉजी है ये विलियम ह्यूसन है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जो विलियम ह्यूसन है ये ब्रिटिश के सर्जन और एनाटोमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार इस चीज को बताया कि ब्लड के अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है और उसी क्लॉटिंग के प्रोटीन को जो ब्लड के क्लॉट बनाने में हेल्प करता है उसको हम फिब्रिनोजन बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम उन्होंने जब इसको फिब्रिनोजन को डिस्कवर किया था तो इसका नाम फिब्रिनोजन नहीं, वहां पे उन्होंने इसको बोला था कोगुलेबल प्रोटीन। ये क्या है? कोगुलेबल प्रोटीन। और एक्चुअली में ये उन्होंने जो चीज बोली थी तो उसको उन्होंने बोला था कोल्यूगेबल, क्या चीज है ये? लिम्फ है। तो ऐसी चीज जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करे, ठीक है, वो कौन सा प्रोटीन है? फिब्रिनोजन। तो इन्होंने फिब्रिनोजन की डिस्कवरी की थी। इस फिब्रिनोजन की डिस्कवरी के अलावा इन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा था और लिम्फेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने के बाद इन्होंने पूरे के पूरे उस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में इलाबोरेट में स्टडी की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ हिमाटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो विलियम हार्वे है और ब्लड ग्रुप के फादर की बात करूं तो वहां पे कार्ल लैंडस्टीनर आता है। ये जितनी भी बातें मैं बेटे आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ब्लड क्या है और लिम्फ क्या होता है? ये वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल डिवाइड नहीं करते और मैट्रिक्स और फाइबर सिक्रेट नहीं करते। ऑलराइट, इसके अलावा जो ये बॉडी का फ्लूइड है ये 2 पार्ट में है, एक ब्लड है और एक लिम्फ है। तो ब्लड का पूरा सिस्टम एक अलग से चलता है जिसको सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास वेल डेवलप आर्टीरियल और वेनस सिस्टम होता है, जबकि लिम्फ की सर्कुलेटरी पाथवे के लिए पूरा बॉडी के अंदर चैनल होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। और ये लिम्फेटिक सिस्टम में अलग से लेक्चर में पूरा कवर करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से ड्रेनेज होते हैं, कहाँ कहाँ पे मेजर लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, इसको हम पूरे को एक अलग लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है बेटे, उसके बाद फिर फादर ऑफ हिमाटोलॉजी, ये मैंने अभी आपको बताया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ग्रुप
और अब क्या है कि जो ब्लड फॉर्म होता है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको आता है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। जो ब्लड के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस या हेमाटोपोइसिस। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हेमाटोपोइसिस। अच्छा, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। नॉर्मली जब ब्लड को हम देखते हैं तो वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। जब रिस्पायरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, वहां पे रिएक्शन चलते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन अगर ब्लड के पीएच की बात करें तो ये स्लाइटली अल्कलाइन 7.4 होता है। ठीक है, उसके अलावा बॉडी का जो टोटल बॉडी वेट होता है, जो किसी भी इंडिविजुअल का टोटल बॉडी वेट है, उस टोटल बॉडी वेट के अप्रोक्सीमेटली 8% जो होता है वो कौन कवर करता है, ये फ्लूइड कवर करते हैं। ठीक है, ब्लड करता है। अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि 55% प्लाज्मा होता है और रिमेनिंग 45% क्या होते हैं, ये कॉर्पसल्स होते हैं। और इस 45% जो कॉर्पसल्स के अंदर हम तीनों चीजों को पढ़ते हैं, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। ऑलराइट, अभी एक बात समझना, टोटल ब्लड, जैसे ये टोटल ब्लड है, इस टोटल ब्लड में 55% क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा है। जो रिमेनिंग 45% है, अगर मैं रिमेनिंग 45% के टोटल वॉल्यूम की बात करूं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों के तीनों है, तो इन तीनों के कंबाइंड पैक वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, पीसीवी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम होता है, तीनों की। कौन से तीनों चीज की, आरबीसी की भी, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। लेकिन क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, आरबीसी का होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं पैक्ड वॉल्यूम आरबीसी का देखूं तो इसको हेमाटोक्रिट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमाटोक्रिट वॉल्यूम। और ये हेमाटोक्रिट वॉल्यूम जो होती है ये आरबीसी की वॉल्यूम है। क्योंकि तीनों को देखें तो सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि पीसीवी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एचवी। मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है, ये हेमाटोक्रिट वॉल्यूम जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, बराबर इसको बोल देते हैं। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बेटा क्या किया है, मेंशन कर दिया है कि अगर वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, पीसीवी बोलेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिर्फ आरबीसी की बात करूँ तो ये क्या है, हेमाटोक्रिट वॉल्यूम होता है। क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, आरबीसी का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पीसीवी इज इक्विवेलेंट टू हेमाटोक्रिट वॉल्यूम। अब इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, इसमें स्पेसिफिकली अब मैं आपको प्लाज्मा के डिटेल में बताता हूँ। तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो 55% हमारे ब्लड का जो है वो क्या है, ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के पीएच की बात करें तो ये 7.4 होता है। ठीक है, तो पीएच इसका स्लाइटली क्या है, अल्कलाइन है। प्लाज्मा का कलर जो होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि प्लाज्मा एक स्ट्रॉ वेसिकस फ्लूइड होता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉ या पेल येलो बोल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी स्ट्रॉ कलर लिखता है तो आप स्ट्रॉ याद रखो, नहीं तो ये पेल येलो कलर का होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि इसका जो पेल येलो कलर है वो किसकी वजह से है। तो पेल येलो कलर जो होता है बेटे, यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। ये कौन सा कंपोनेंट है, यूरोबिलिनोजन। तो जो प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर है, जो इसका पेल येलो कलर है, ये किसकी प्रेजेंस की वजह से है, यूरोबिलिनोजन। अब क्वेश्चन ये है कि यूरोबिलिनोजन कहाँ से आता है। तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जब आरबीसी टूटता है, तो आरबीसी दो चीजों से बना है बेटे, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। तो हीम पार्ट जो है एफी कंटेनिंग कंपाउंड है और ग्लोब्यूलिन जो है ये प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो यूरोबिलिनोजन बनता है ये स्पेसिफिक हीम पार्ट के डिस्ट्रक्शन से बनता है। ठीक है, जब हीम पार्ट टूटता है उसकी वजह से ये क्या बनता है, यूरोबिलिनोजन बनता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, येलो कलर इज ड्यू टू यूरोबिलिनोजन। और ये क्या है, ये डिग्रेड पार्ट ऑफ क्या है, हीम है। हीम का डिग्रेडेड पार्ट होने की वजह से ये क्या है, ये कंपोनेंट बनता है जिसको यूरोबिलिनोजेंस बोलते हैं। ठीक है,
अब प्लाज्मा को हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं क्लासिफाई करके। तो प्लाज्मा के अंदर जो है ये 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है, वाटर है। रिमेनिंग 8 to 10% क्या होता है, TDS होता है, टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट, या हम बोल सकते हैं सॉल्युबल सॉलिड होता है। ऑलराइट बेटे, ये जो सॉल्युबल जो सॉलिड है, इस सॉल्युबल सॉलिड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट आयंस होंगे, फिर हमारे पास वहां पे एलिमेंट्स होंगे, और फिर गैसेस होता है। गैसेस में हम मेनली तीन ही चीज को यहाँ पे कवर करते हैं, O2 को, CO2 को और NO2 को। इसके अलावा एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और आयंस होते हैं Na+, Cl-, पोटासियम है हमारे पास, और बहुत सारे आयंस होते हैं बेटे। ठीक है, तो ये तो केस में हो गया इनऑर्गेनिक में। जब मैं ऑर्गेनिक पार्ट में जाऊंगा तो ऑर्गेनिक पार्ट क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट को भी हम अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये प्लाज्मा है, इसका pH है, कलर है, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में वाटर 90 से 92% होता है। ठीक है, और ये इसके बाद क्या है, सॉल्युबल सॉलिड 8 से 10% है। अब ये जो सॉल्युबल सॉलिड होता है, ये दो तरीके से इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक ऑर्गेनिक पोर्शन और एक इनऑर्गेनिक पोर्शन। जो इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है वो हमारे पास 1% होता है। स्पेसिफिकली अगर हम मेडिकल टेक्स्ट बुक को देखें तो वहां पे 0.9 लिखा रहता है, लेकिन आपको ये पॉइंट नहीं याद करना, आप तो सीधा 1% देखो। तो इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी तीन चीजें आती है, आयंस आते हैं हमारे पास, एलिमेंट होते हैं और गैसेस होते हैं इनऑर्गेनिक में। लेकिन नीड पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट कितने परसेंट ऑक्यूपाई करता है, इस 8 to 10 का 7 to 9%। अब इस ऑर्गेनिक के अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर हम 5 चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन को देखते हैं, उसके बाद हम किसको देखते हैं, प्रोटीन के बाद हम डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट को देखते हैं, फिर हार्मोन्स को देखते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए डिफेंस कंपोनेंट होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, एंटीकोगुलेंट को भी देखेंगे। लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सबसे ज्यादा बेटा किससे आता है, वो आपका प्रोटीन से आता है। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट जो है यहाँ पे 7 to 9%, इस 7 to 9% का मैक्सिमम पोर्शन कौन ऑक्यूपाई करता है, प्रोटीन करता है। और प्रोटीन इस 7 to 9% का कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है, 6 to 7%, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब प्रोटीन हमारे पास यहाँ पे जो अगर मैं देखूंगा तो 4 टाइप की प्रोटीन्स आपको दिखेगी। पहला एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन, और जो फोर्थ है वो क्या है, फिब्रिनोजन है। सबसे पहले हम डिस्कस किसको करेंगे कि प्रोटीन में सबसे मैक्सिमम कौन है, तो एल्ब्यूमिन के बारे में देखते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एल्ब्यूमिन जो होता है ये 4% है, जो कि टोटल प्रोटीन का सबसे मैक्सिमम पार्ट किसके पास है, एल्ब्यूमिन के पास है, ये 4% होता है। लेकिन एल्ब्यूमिन का जो साइज है रिमेनिंग ऑल 3 प्रोटीन्स वो सबसे छोटा है। तो मैंने क्या बोला कि एल्ब्यूमिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है, ये स्मॉलेस्ट नेचर का होता है। और अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो इसका मेन और प्राइमरी फंक्शन जो होता है, ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP को क्या करता है, रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है। अगर मैं यहाँ पे BCOP की बात करूं तो इसका जो प्रेशर होता है mmHg में, वो बेटा यहाँ पे होता है 28 से लेके 32 mmHg। ये इसका क्या है, ये इसका ऑस्मोटिक यहाँ पे प्रेशर होता है। तो ये क्या करता है, ये BCOP को क्या है, मेंटेन करेगा। अच्छा, ये सब सिंथेसाइज कहाँ पे होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, तो लिवर में सिंथेसाइज होगी। ऑलराइट, दूसरे नंबर को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है, ये 2%। ग्लोब्यूलिन कितने टाइप के, 4 टाइप के, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन और डेल्टा ग्लोब्यूलिन। लेकिन जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है वो किसके बारे में, गामा ग्लोब्यूलिन में। ठीक है, अब आप एक बार इसको ब्रीफ में देखो कि जो ये अल्फा ग्लोब्यूलिन है ये कॉपर कंटेनिंग जो है कंपोनेंट्स को कैरी करता है, Cu+2 को कैरी करता है।
जो बीटा ग्लोब्यूलिन है हमारे पास ये Fe+2 को कैरी करता है, लेकिन जो गामा ग्लोब्यूलिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो ये गामा ग्लोब्यूलिन है ये लिम्फोइड ऑर्गन में सिंथेसाइज होता है, और ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है लिम्फोइड ऑर्गन में जो सिंथेसाइज हो रहा है ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है बेटे। क्या करता है, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबिन बोल दो आप या एंटीबॉडीज बोल दो, दोनों एक ही चीज होता है। अब हमारे पास एंटीबॉडीज 5 तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 5 टाइप के। IgA, IgG, IgE, IgM, IgD, ये 5 टाइप के क्या है हमारे पास इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। इस 5 टाइप के इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के अंदर जो हमारे पास फॉर्म्स है वो 2 फॉर्म होता है। एक को हम फ्री एंटीबॉडीज बोलते हैं और एक को हम सरफेस बाउंड एंटीबॉडीज बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो IgG है, IgA है, IgM है, IgD है और IgE है। ये 5 टाइप के जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं इसके 2 मेजर फॉर्म्स है। एक फ्री एंटीबॉडीज कहलाता है और दूसरा कैटेगरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस बाउंड एंटीबॉडीज। जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन IgD होता है ये क्या है, ये सरफेस बाउंड एंटीबॉडीज है। और इसके अलावा जो चारों हमारे पास है ये क्या है, ये फ्री एंटीबॉडीज है जो कि ब्लड के अंदर ये पोर हो जाते हैं अपने सोर्स से बनने के बाद और पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। लेकिन IgD जो होता है ये सरफेस के ऊपर जो होता है, सेल सरफेस के ऊपर ही चिपक जाता है और ये सेल के प्रोटेक्शन के लिए IgD बना हुआ है, इसीलिए इसको सेल बाउंड एंटीबॉडीज बोलते हैं या सेल सरफेस बाउंड एंटीबॉडीज। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जब भी कोई वायरल या कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन किसी पेशेंट को देखने को मिले, इसकी डिटेल हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं बेटे। अभी तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गामा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि 5 टाइप का होता है, जिसमें एक जो होता है ये सरफेस बाउंड एंटीबॉडीज होती है, जबकि रिमेनिंग जो है वो क्या होता है, इसको रिमेनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटे, फ्री एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, जो 3rd नंबर पे हमारे पास है वो प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन का कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करेगा टोटल प्रोटीन का, 0.3। फिब्रिनोजन भी 0.3% ही ऑक्यूपाई करता है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये क्लॉटिंग का मेन प्रोटीन है और ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। उसके बाद हमारे पास फिब्रिनोजन है जो कि एक मेजर प्रोटीन है, 0.3% ऑक्यूपाई करता है और ये ब्लड क्लॉटिंग के टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेन क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये लार्जेस्ट होता है। ये नीट में कई बार आया हुआ है कि प्रोटीन में लार्जेस्ट कौन, फिब्रिनोजन। स्मॉलेस्ट कौन, हमारे पास क्या है, एल्ब्यूमिन है। मैक्सिमम नंबर किसका, एल्ब्यूमिन का। ठीक है, सबसे कम नंबर किसका, तो लीस्ट नंबर जो होता है वो कहाँ पे, फिब्रिनोजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें फॉर्म हो रही। ठीक है, इसके बाद जब प्रोटीन के ये 4 फॉर्म हमने पढ़ लिया, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, इसके परसेंटेज आप याद रखना, एल्ब्यूमिन का 4% होता है, ग्लोब्यूलिन का 2% होता है, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का 0.3% होता है। इसमें लार्जेस्ट कौन है ये याद रखना, फिब्रिनोजन है। स्मॉलेस्ट कौन है, एल्ब्यूमिन है। परसेंटेज भी आपको याद हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इस ऑर्गेनिक के अंदर जो ये प्रोटीन था, इस प्रोटीन के अलावा जो अदर्स होते हैं वो अदर्स में क्या क्या होता है, तो ये अदर्स के अंदर जो है ये 1 to 2% ऑक्यूपाई करता है। और इस अदर में हमारे पास डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे अमाइनो एसिड है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे फैटी एसिड है, जैसे ग्लिसरॉल है। ये सब की सब चीजें किस में आती है, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट में। दूसरा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, अदर में वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो इंक्लूड होता है 1 to 2% में, वो क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। फिर जो 3rd है मेरे पास यहाँ पे अदर्स में, वो क्या है, डिफेंस कंपाउंड। डिफेंस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, डिफेंस कंपोनेंट की बात करूं, तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ते हैं वो लाइसोसोम होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो
प्रीपेंडोन होता है। ये आपको दूसरा याद करने की और समझने की अभी जरूरत नहीं है। आप इसमें लाइसोसोम, डिफेंस कंपोनेंट और डिफेंस कंपाउंड में आप किसको याद रखोगे? लाइसोसोम को याद रखोगे। और जो हमारे पास लास्ट है वो क्या है? एंटीकोगुलेंट। जो ये एंटीकोगुलेंट होता है, ये इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो हमारी बॉडी में होता है वो हेपारिन होता है, और इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है बेटे? लिवर में होती है। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा आपसे जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एम्स, एफएमसी, जिपमर, बीएचयू में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो आपसे वो 3-4 टाइप के, इस पूरे प्लाज्मा से रिलेटेड जो है वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जो सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, और फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो प्लाज्मा से आता है, जो अभी आता रहा है AIPMT में या नीट में, वो बेसिक क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मैक्सिमम प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन में कौन सा पार्ट जो है वो मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है। आपको पता है 4% आप एल्ब्यूमिन बोल दोगे। सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है? तो आप आंसर बोलोगे एल्ब्यूमिन। सबसे लार्जेस्ट कौन होता है? आप आंसर बोलोगे फिब्रिनोजन। सबसे कम परसेंटेज में कौन होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन दोनों 0.3 0.3 होता है। जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाते हैं वो कौन बनाता है? तो गामा ग्लोब्यूलिन्स बनाता है। ग्लोब्यूलिन का टोटल परसेंटेज कितना होता है सॉलिड सॉल्युबल में? तो 2% होता है। इम्यूनोग्लोबिन्स कितने टाइप के होते हैं? तो 5 टाइप के होते हैं। इस 5 टाइप में कौन सा फ्री है, कौन सा सरफेस बाउंड है? तो 4 के 4 जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और एक जो होता है IgD वो क्या होता है? ये सरफेस बाउंड होता है बेटे, ठीक है। इतने क्वेश्चन के बाद आपको ये चीज पूछा जाता है, 1-2 बार एम्स में क्वेश्चन आया है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो हम पढ़ते हैं 5 के 5, इनमें कौन सा सबसे ज्यादा परसेंटेज में मिलता है, कौन सा सबसे कम परसेंटेज में मिलता है, किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, किस इम्यूनोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप की चीजों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, और ये ट्रिक मैंने 2 अलग अलग चीजों के लिए बनाया। पहला चीज मैंने बनाया है परसेंटेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कितना परसेंटेज में पाया जाता है। तो अगर मैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन को बोलूं तो IgG जो होता है, हमारे टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर जो IgG है वो अप्रोक्सीमेटली 80% ऑक्यूपाई करता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर IgG अकेला 80% ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? IgG का होगा। और जो सबसे कम होता है वो कौन होता है? सबसे जो लीस्ट है वो क्या है? IgE है। और IG का परसेंटेज जो होता है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, 0.001% होता है। तो ये जो मैंने ट्रिक बनाया है, ये क्या ट्रिक है याद करने का? कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जो है गम दे, GAMDE। यहाँ पे IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। E लीस्ट है और G क्या है? मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम? 80%। लीस्ट कितना? लीस्ट 0.001% है। ऑलराइट, जो दूसरा ट्रिक मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये क्या है? बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। किस इम्यूनोग्लोबुलिन का जो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कौन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट ऑक्यूपाई करता है और कौन सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट ऑक्यूपाई करता है, इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे जो ट्रिक बनाई है वो क्या है? मेदा-जी। अब यहाँ पे मेदा-जी में क्या है? जो IgM होता है इसका मैक्सिमम जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है। IgM जो है ये क्या बेटे? इसका मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होता है। और अगर मैं इसको डाल्टन में देखूं तो 6 जो है यहाँ पे, ये इसका डाल्टन में अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 906,000 जो है ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। आपको इसके मॉलिक्यूलर वेट को नहीं याद रखना है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि किसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसका सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, किसका परसेंटेज सबसे कम है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे देखूं तो मैक्सिमम मेरा क्या होगा? यहाँ पे आंसर IgM होगा। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो वहां पे IgG हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? G हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर भी पढ़ते हैं,
कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस व्हाट प्लासेंटा। तो प्लासेंटा को क्रॉस करने की जो बात जहां तक है, तो प्लासेंटा को क्रॉस कौन करेगा बेटे, IgG करता है। IgG जो है ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, रिमेनिंग प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। तो बेटे ये जो चीजें हमने अभी डिस्कस की, ये सबसे जो है पूरा का पूरा एक कंक्लूसिव है। प्लाज्मा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन PYQs में आए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके बता दिया है। एक क्वेश्चन एम्स में आया था और एम्स में उन्होंने पूछा था कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो पूछे तो आप 2:1 बताना, लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ दिया तो ग्लोब्यूलिन या एल्ब्यूमिन का रेशियो, डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का जो पर्टिकुलर रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ऑलराइट बेटे, तो ये सारी चीजों को आप रिवाइज करो, इसको नोट डाउन करके बनाओ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है PYQ में, तो आप पूछो। ऑलराइट बेटे, थैंक यू सो मच।